मोस्ट कॉमन मिथ्स हैं ऐसे जो आपको लगता है कि एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है? मिथ बनाऊँ तो आई थिंक आई कैन पूरा एक बुक बना सकती हूँ। फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा, आपके रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई मौसी, बुआ, जिनका बेटा या बेटी जो है सफरिंग फ्रॉम। टेक्नोलॉजी और यूज़ होती है डोनर स्पर्म, वो भी कॉमनली यूज आई थिंक होती है। उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई सक्सेस रेट जो में रिक्वायरमेंट होता है वो तब आता है जब किसी भी कारण से हस्बैंड का स्पर्म के थ्रू एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, मल्टीपल आईवीएफ फेलियर से, अलग अलग प्रोसीजर से, सर्जिकल प्रोसीजर से, और स्पर्म आ ही नहीं रहा है, या फिर वो आया है तो इतना पुअर क्वालिटी है कि उससे एम्ब्रियो बन ही नहीं रहा है, देन ये ऑप्शन डोनर स्पर्म का दिया जाता है। एज है इज द नंबर 1 की फैक्टर फॉर प्रेगनेंसी। Best age is for IVF also is between 30 to 35. Hello and welcome to yet another exciting episode of the Times Talk, brought to you by Apartment Times. दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटहुड पर। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि इस समय इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में, बाहर भी पेरेंट्स बनने का सपना कई सारे कपल्स के लिए मानो एक सपना सा बन के रह गया है। और इसी टॉपिक पर आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में आज बहुत ही विशेष मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर नुपुर। डॉक्टर नुपुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपार्टमेंट द टाइम्स टॉक में। डॉक्टर नुपुर के बारे में ज़रूर ये बात बताना चाहूँगा आपको कि पता नहीं हज़ारों पेशेंट्स ऐसे हैं, ऐसे पेरेंट्स को बनने का मौका इन्होंने अभी तक दिया है। पिछले 10 सालों से ज़्यादा का इनका अनुभव रहा है IVF के अंदर। ट्रीटमेंट्स के द्वारा इन्होंने ऐसे कितने ही कपल्स को वो सपना जीने का मौका दिया जिसके लिए वो कब से उत्साहित थे। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस खास एपिसोड की। बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स द टाइम्स टॉक के साथ। IVF और पेरेंटहुड ये एक हवा सा बना हुआ है मैम, सपने की तरह लगता है कई सारे पेरेंट्स को। क्या है ये, क्यों है इतना ज़्यादा समस्या आ रही है आजकल पेरेंटहुड, मतलब पेरेंट बनने में इतनी समस्या क्यों आ रही है? देखो अंकित, एक्चुअली ऐसा है कि अगर आप आजकल का वो देखें तो हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा, आपके रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई मौसी, बुआ, जिनका बेटा या बेटी जो है सफरिंग फ्रॉम ये। एंड अगर आप ये देखें कि ये क्यों बढ़ गया है, तो आप अगर सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण मैं ये समझ सकती हूँ, जो मैं देखती हूँ अपने डे टू डे प्रैक्टिस में, वो है एज फैक्टर। बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं हमारे, बिकॉज ऑफ देयर करियर, जो भी इश्यूज हैं, दे आर लाइक पोस्टपोनिंग देयर, दे आर पोस्टपोनिंग कंसेप्शन। आज जो हमारी जो मैरिज की जो एज है नॉर्मली, वो ही काफ़ी अब बढ़ गई है। पहले की अगर हमारे पेरेंट्स के टाइम पे हम देखें तो हमारी जो मदर्स वगैरह, उनकी जो एज होती थी मैरिज की, दे यूज्ड टू गेट मैरिड बाय 20s, इन देयर अर्ली 20s, एंड दे यूज्ड टू हैव चिल्ड्रन बाय 25 years ऑफ एज। सो तो आपकी जो कोई भी पेशेंट, जो स्पेशली वुमेन है, उनकी पीक फर्टिलिटी होती है बिलो 25 years ऑफ एज। और आजकल का जो जनरेशन है उसमें मैरिज ही आफ्टर 30 प्लान होती है, एंड व्हेन दे उसके बाद भी they take a break 2 years 3 years का for their career, and then when they actually decide for the pregnancy, तो वो करते करते जो एक फर्टिलिटी डिक्लाइन जो हम कहते हैं एज रिलेटेड, वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में यूजली डिफ़िकल्टी आती है। तो दिस एज प्लस आप ये देख लीजिए लाइफस्टाइल फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा जो हमारा ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा बदल चुकी हैं। हम लोग एवरी डे ये एक नॉर्म हो गया है कि वीकेंड्स पे तो बाहर से खाना खाना ही है। बिल्कुल सही बात है ना, कोई नहीं खाता घर से, कोई घर का खाना तो बिल्कुल जो है ना बाहर आउट हो चुका है। एवरीबडी लव्स टू ईट। आप वो जो मोमोज का, पिज्ज़ाज का जो चलन एक बन गया है कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी लो, एंड इट इज़ जस्ट क्रिएटिंग एक्सेसिव एनर्जी, जो कि आपके बॉडी में आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रही है, एंड इट इज़ डिलेइंग योर फर्टिलिटी, इट्स ब्रिंगिंग डाउन योर फर्टिलिटी। सो दीज लाइफस्टाइल फैक्टर्स, आप रात में सो ही नहीं रहे हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेट नाइट तक आप उठते हैं, 11-12 बजे तक उठते हैं, तो आपका जो पूरा सर्केडियन रिदम है, हार्मोनल वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, एंड दीज फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर आर क्रिएटिंग दीज इश्यूज। IVF का नाम बहुत सुना है लोगों ने, बट आई डू नॉट नो मैम कि शायद ही लोगों को पता होगा इसके बारे में कि IVF प्रोसेस है क्या, IVF होता क्या है? यू आर राइट अंकित कि एवरीबडी नो कि IVF मतलब एक टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, एंड वॉट एवर दे नो इज फ्रॉम गूगल।
हाँ, गूगल में गूगल डाला, सब बताता है हाँ सबको। वो बताता है, बट इट इज़ लाइक अ हाफ बेक नॉलेज, है ना, थोड़ी थोड़ी, कहीं पे यहाँ पे, कहीं पे वहाँ पे, किसी के फलाना चाचा ने कराया, किसी के ने कराया, एंड वॉट एवर द नॉलेज दे हैव इज़ फ्रॉम ईदर गूगल और किसी के जानने वाले से उनको पता चला। बट बेसिकली आईवीएफ जो है, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड, वेरी इंट्रिकेट प्रोसीजर, एंड इट्स लाइक एक तरह से एक मिरेकल, एक गिफ्ट है टू ह्यूमैनिटी, साइंस का गिफ्ट। एंड देर हैज़ बीन सो मच एडवांसमेंट हो गया है पास्ट 10 ईयर्स और सो में, इतना एडवांस किया गया है कि आज से कुछ साल पहले तक जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो आज पॉसिबल है थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इट्स लाइक अ बून टू ऑल द कपल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, और जो कि अपनी सारी होप्स गंवा चुके हैं, उसके लिए इट्स लाइक अ बून। आपको तो काफ़ी समय हो गया आई थिंक आईवीएफ प्रैक्टिस करते हुए, तो पहले मतलब आज से 8-10 साल पहले भी ये प्रोसेस जारी था, आज भी है, तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं आप कि पहले टेक्नोलॉजी में अभी कोई एडवांसमेंट हुए हैं, रिजल्ट्स बेहतर करने के तरीके अपनाए गए, कुछ ऐसा कोई स्पेशल आपने देखा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एडवांसमेंट हुआ है आईवीएफ में। आज से 10 इयर्स बैक जो हम आईवीएफ करते थे उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे एडवांसमेंट हो गए हैं, वेयर वी कैन एक्चुअली सेलेक्ट द बेस्ट एम्ब्रियो। हम पेशेंट का जो टाइम टू प्रेगनेंसी होता है, पहले पेशेंट्स को 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल फेल हो जाती थी, फिर पेशेंट को पूरा साइकिल रिपीट करना होता था। तो प्रोटोकॉल्स में बदलाव आया है, इंजेक्शंस में बदलाव आया है, उनके लेने के तरीके में बदलाव आ गया है। प्रोसीजर जो है वो एक एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट 80% पेनलेस हो चुका है। पहले पेशेंट को जो है ना मल्टीपल इंजेक्शंस लगते थे, उन्हीं इंजेक्शंस के अब टैबलेट फॉर्मुलेशंस आ चुके हैं। तो मतलब जो इंजेक्शन कंटेंट है वो कम हो गया है, लैब में बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है, नए नए प्रोटोकॉल्स हैं जिससे आपका जो एम्ब्रियो है। कई सारे आईवीएफ के प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, काफ़ी टाइम से इवॉल्व होता जा रहा है आईवीएफ एज ए प्रोसेस, तो आपको तो काफ़ी सालों का अनुभव है आईवीएफ में, तो पहले के मुकाबले में अभी आईवीएफ में क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो अब लोगों को और बेहतर इसकी तरफ जाने पे वो करता है कि हाँ ये एक अच्छा सरल उपाय है उन लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है इन लास्ट 10 इयर्स। अगर आप गूगल के थ्रू जाएं या लोगों के वो करें, तो सबसे पहली चीज़ जो पेशेंट बोलते थे कि बहुत इंजेक्शंस हैं इसमें, ये तो बहुत पेनफुल होता है, एंड दे यूज टू राइट देयर एक्सपीरियंस कि उसमें तो पता नहीं कितने कितने महीने तक इंजेक्शंस लगते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं उसमें, प्रोटोकॉल्स बदले हैं, इंजेक्शंस काफ़ी हद तक जो इंजेक्शंस हैं उनकी जो क्वान्टिटी है वो अब बहुत कम हो गई है। मिनिमल अमाउंट ऑफ इंजेक्शंस में आपको जो आप रिजल्ट डिज़ायर कर रहे हैं वो हो गया है। आपके जो लैब के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत चेंज हो चुके हैं। देयर आर न्यू मेथड्स विच हैव कम विच कैन इम्प्रूव द प्रेगनेंसी रेट, यू कैन बेटर सेलेक्ट द एम्ब्रियो। देयर आर न्यू टेक्निक्स जो कि आपको एम्ब्रियो को, जो आपका जो बेस्ट एम्ब्रियो है, आपकी टाइम टू प्रेगनेंसी उसको डिक्रीज कर देता है। पहले पेशेंट यूज टू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर, फिर जाके प्रेगनेंसी आती थी, बट नाउ न्यूअर मेथड से वी कैन सेलेक्ट द एम्ब्रियोज अर्ली, जो कि इम्प्लांटेशन पोटेंशियल रखते हैं। प्लस ऐसे मेडिकेशंस हैं जो पहले अर्लियर वी यूज टू हियर कि मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्मोन्स हाई होने की वजह से नोजिया, वॉमिटिंग और इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते थे। अब इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस ऑलमोस्ट निल हैं आईवीएफ में। इट्स लाइक ए कॉम्प्लिकेशन फ्री प्रोसीजर राइट नाउ। अगर हम आईवीएफ को देखें तो इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन फ्री प्रोसीजर विद लेस देन 1% कॉम्प्लिकेशन रेट। सो 1% आप बात करें तो मतलब ऐसा कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान? देखिए, जब पेशेंट आईवीएफ के प्रोसीजर से गुजरता है तो वी काउंसिल देम प्री आईवीएफ कि पेशेंट ये पूछता है कि हम क्या होगा इसमें, क्या हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे। तो जब पेशेंट इंजेक्शंस लेते हैं तो एंड जैसे जैसे हार्मोन्स बढ़ते हैं, एग्स की ग्रोथ होती है, तो पेशेंट को उन हार्मोन्स की वजह से थोड़ा नोजिया जैसा फील होना, थोड़ा सा बॉडी में हैवीनेस, ऐसा लगता है कि मूड स्विंग्स वगैरह होना, इरिटेबिलिटी, इस तरह की पेशेंट को आती है। बट दैट इज ट्रांजिएंट ड्यूरिंग द प्रोसेस जो कि हम दे रहे हैं तब तक। कॉमन प्रेगनेंसी का भी यही होता है उसमें? करेक्ट। तो दे ऑलमोस्ट लाइक पेशेंट को वो प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स महसूस होते हैं। एंड जब हम उसको ओवुलेशन हो जाता है, मतलब हम एग्स वगैरह रिट्रीव कर देते हैं, तो ग्रेजुअली विद द टाइम धीरे धीरे करके वो सबसाइड हो जाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट पेशेंट को हम एंटिसिपेट कराते हैं कि दीज कैन बी यू कैन एंटिसिपेट कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बट दे आर ट्रांजिएंट। अच्छा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव है रहा है आईवीएफ ट्रीटमेंट में, तो पता नहीं कि हज़ारों पेशेंट से आप अभी तक मिल चुके हैं,
पेशेंट अपने साथ अपना एक मिथ का पिटारा लेके आते हैं कि मैम हमने यहाँ ये सुना, हमने गूगल पे ये देखा। क्या मोस्ट कॉमन मिथ्स हैं ऐसे जो आपको लगता है कि एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है? अब अगर अंकित मैं आईवीएफ से रिलेटेड मिथ बनाऊँ तो आई थिंक आई कैन पूरा एक बुक बना सकती हूँ उस पर क्योंकि आई मीन देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जब पूछते हैं तो मुझे लगता है ये कहाँ से सुना इन्होंने, ये कहाँ से ये सारी चीज़ें आई। तो दे आर वेरी कॉमन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिथ तो ये है कि पेशेंट सोचता है ये लास्ट रिसॉर्ट है आईवीएफ ना। जब है ना, जब हम सब कुछ हमारा मतलब इसको हम एज ए लास्ट वो लेके चलेंगे जब हमारी एज अराउंड 35 क्रॉस कर जाएगी, उससे पहले हम है ना जितना पॉसिबल है हम वो ट्राई करते रहें। तो वन ऑफ द थिंग जो कि मैं आपके चैनल से कन्वे करना चाहती हूँ कि एज सच कोई इसके लिए कोई एज का कट ऑफ नहीं है, ना ही ये ऐसा होता है कि इट इज़ लास्ट रिसॉर्ट। अगर आप 1 ईयर से ऊपर हो गया है आपको एंड यू आर नॉट एबल टू कंसीव, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कंसल्ट करें। और इम्पॉर्टेंट ये है कि राइट पर्सन से कंसल्ट करें, आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, जिससे दोनों का चेकअप हो सके, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, और उनके जो पैरामीटर्स हैं वो डॉक्टर्स देखते हैं एंड बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट फिर वो एडवाइस करते हैं कि व्हाट विल बी द राइट ट्रीटमेंट फॉर देम। तो ये जो आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये। अभी आजकल के सिनेरियो में मैं ये देख रही हूँ कि पेशेंट्स एज यंग एज 25 ईयर्स ओल्ड, उनका जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वी फाइंड सर्टेन फैक्टर्स विच इंडिकेट्स कि दे नीड आईवीएफ स्ट्रेट अवे। Okay. हाँ, they will not, no other treatment will work for them and they are the candidate for IVF. So in those cases हम उनको बोलते हैं कि please don't wait for okay. हाँ, because your fertility, हाँ, ये बहुत सक्सेस रेट इज गोइंग टू, बिकॉज इट्स टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर है इसमें। अगर आप राइट टाइम पे अगर आईवीएफ को अपनाते हैं तो आपकी सक्सेस रेट इज इट्स वंडरफुल, इट्स लाइक आपको इमीडिएटली आपको कंसेप्शन का चांस रहता है। बट इफ़ यू डिले इट, आप उसको जितना लेट करते हैं उसको इतना, तब तक आपके फैक्टर्स और कमज़ोर होते जाते हैं एंड देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ओवरकम दोज नेगेटिव फैक्टर्स, और फिर प्रेगनेंसी लाना एक क्लिनिशियन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो आपने जैसे बताया कि एक राइट एज में मैरिज होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस समय देखा जा रहा है कि लोग थोड़ा डिले कर रहे हैं। सो 25 इज द बेस्ट एज फॉर अ गर्ल, फीमेल, फर्टिलिटी इज हाईएस्ट। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो फर्टिलिटी का रेशियो कम होता जाता है। बट देयर इज आल्सो इसमें आईवीएफ का एक बेनिफिट और है, व्हिच आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। इफ यू आर प्लानिंग टू पोस्टपोन योर प्रेगनेंसी, आप अपने करियर से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड, देन व्हाट आई सजेस्ट टू द हु आर लाइक थिंकिंग ऑफ, ये जिनके मन में ये डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी एज के साथ मेरी फर्टिलिटी चली जाएगी, उसमें एग फ्रीजिंग एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है उनके लिए। उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि लाइक एवरी वुमेन इज बॉर्न विद एक लिमिटेड ओवेरियन रिजर्व के साथ वो होता है, सब हर पेशेंट का वो डिफरेंट होता है। सो अगर आप पोस्टपोन कर रहे हैं अपना मैरिज को या पोस्टपोन कर रहे हैं अपना कंसेप्शन को, तो दे कैन कंसल्ट एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, दे कैन गेट देयर ओवेरियन रिजर्व टेस्टेड, बिल्कुल नॉन इन्वेजिव, एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है पेशेंट का, और वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी डे हो सकता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर डे भी नहीं है कि इस दिन या उस दिन, या आप कभी भी जाके वो टेस्ट करा सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है या एवरेज है या डिक्लाइनिंग साइड है। अगर योर फर्टिलिटी इज वेरी गुड, देन दे गिव यू एक वो देते हैं कि विद इन 3 to 4 years आपकी फर्टिलिटी, आपको कंसेप्शन में कोई इशू नहीं होगा। बट इफ़ योर फर्टिलिटी इज ऑन द लोअर साइड, देन दे एडवाइस कि अगर आप अपना कंसेप्शन अभी डिले कर रहे हैं, गेट योर एग फ्रोजन। तो आईवीएफ के थ्रू आप अपने, वो कितने टाइम के लिए फ्रोजन किया जा सकता है? यू कैन फ्रीज फॉर 5 years। 5 years from the day you have done it। I mean nothing happens, nothing क्वालिटी वगैरह किसी भी चीज में आप उसको कुछ भी कोई तो उसमें नहीं आता है। फीमेल के लिए है, ये फीमेल्स मेल्स बोथ के दोनों के लिए। हाँ, इसका मतलब साफ शब्दों में ये समझा जाए कि अगर आप लेट्स सपोज एट द एज ऑफ 28 यू आर गेटिंग मैरिड एंड यू आर नॉट हैविंग अ प्लान टू हैव अ बेबी बाय 32 ऑफ द एज, तो आप उस टाइम पर अपना एग फ्रीज करके स्टोर कीजिए एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करके, एंड जब आप प्लान करें देन यूज देम। यस, करेक्ट। सो दैट प्रेगनेंसी के चांसेस, अगर आप देखिए, आप जब फर्स्ट तो आप नेचुरल ट्राई करिए, अगर नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है तो आपके एग फ्रोजन है एज एन इंश्योरेंस, वो फ्रोजन है, नथिंग उसका, सी इट इज, एग फ्रीजिंग इज एक्चुअली लेस एक्सपेंसिव देन एम्ब्रियो फ्रीजिंग।
ओह, हाँ, एग फ्रीजिंग इज लेस एक्सपेंसिव। क्या रफली खर्च आता है इसका एक एक egg freezing देखिए, के लिए? एग फ्रीजिंग का इट्स वेरीज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। वन साइकिल ऑफ एग फ्रीजिंग कैन कॉस्ट देम एनीवेयर बिटवीन 1 to 1.2 lakhs। Okay. हाँ, For बट both the अगेन इट partners, वेरीज for फ्रॉम both the नो। partners? सीमेंट फ्रीजिंग इज तो वेरी, मतलब उसमें तो कुछ एक्सपेंसेस ज्यादा आता ही नहीं। Okay. हाँ, मिनिमम 5,000 to 10,000 बस Again for देना 5 होता है। years? यस, 5 years, मतलब ये अगेन सेंटर टू सेंटर वेरी करता Okay. है। जो आपका सेंटर आपको क्या वो दे रहा है। अगर आप एग फ्रीजिंग कराते हैं तो वो आपको एक जो चार्ज देते हैं वो 1 year का देते हैं। देन आई थिंक फॉर एवरी ईयर एक मिनिमल कॉस्ट लाइक 10,000 और 20,000 से यू कैन कंटिन्यू टू एक्सटेंड द फ्रीजिंग ऑफ योर oocyte। Okay. अच्छा, और वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू हियर इज दैट कि जो सीमेन फ्रीजिंग है दैट इज समथिंग, जो सीमेन का जो वो होता है पैरामीटर्स, वो यूजुअली एज के साथ इतना वेरी नहीं करते हैं जितना फीमेल का फर्टिलिटी होता है। Okay. फीमेल फर्टिलिटी एज डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेल। तो सीमेन फ्रीजिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, अदर देन इफ़ द मेल इज़ गोइंग फॉर सम फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि वो कोई बॉडी बिल्डिंग उसके लिए जा रहे हैं, दे आर टेकिंग स्टेरॉयड इंजेक्शंस टू एनाबॉलिक हार्मोन्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से सीमेन स्पर्म काउंट 0 हो सकता है। ये जो स्टेरॉइड्स है दे अफेक्ट द स्पर्म काउंट? यस, जो जिम में आप जो वी हैव हैड पेशेंट्स जो कि ये बताते थे कि वी आर प्लानिंग फॉर, हम मिस्टर वर्ल्ड या मिस्टर उसके लिए हम जा रहे हैं एंड हम वो इंजेक्शंस लेंगे, सो आप प्लीज़ हमारा सीमेन फ्रीज कर लीजिए। तो वी यूज टू फ्रीज तो सीमेन, एंड फिर क्योंकि दे वांट कि उनकी वाइफ जो है उनको कोई इशू प्रॉब्लम ना हो कंसेप्शन में, तो वो अपना सीमेन फ्रीज कराते हैं एंड देन दे टेक दोज इंजेक्शन। सो वो सीमेन में स्पर्म काउंट एकदम नील होने के चांसेस रहते हैं उस मेडिकेशन से, तो दे गो फॉर सीमेन फ्रीजिंग। So this is an option for males as well as females, but it is more popular in females. After marriage, ma'am, people are trying for the natural conception. So, what is the exact timing or time frame या ऐसा क्या indication आपकी तरफ से suggested है when they should confirmly seek for an IVF expert? So that उनको लगना चाहिए कि हाँ मुझे IVF के साथ जाना चाहिए, because वो क्या ऐसा alarming stage है, ऐसा कोई pointer है आपकी तरफ से? देखिए, जब हम पेशेंट, कोई भी पेशेंट जब हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आता है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी और हम ट्राई कर रहे हैं काफ़ी सालों से, हम नहीं हो पा रहा है, तो हम उनकी पेशेंट की पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि जो प्रोसेस है उसको पेशेंट और मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे से समझ पाए हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि दे आर डूइंग इट रॉन्ग डेज पे कर रहे हैं, ओवुलेशन नहीं हो रहा है। वी एडवाइज देम एक जनरल एक एडवाइस कि द फर्टिलिटी इज़ हाईएस्ट इफ़ यू ट्राई 2 to 3 times a week, और स्ट्रेस फैक्टर अपना कम करिए, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, फॉलिक एसिड्स वगैरह हम सप्लीमेंट्स देते हैं, जस्ट हेल्थ वो एक जो वो है। अगर यंग पेशेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों यंग हैं, अभी मैरिज को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक जनरल चेकअप फॉर बोथ हस्बैंड वाइफ, बॉडी वेट वगैरह ठीक होना चाहिए। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वेट गेन से आपका ओवुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, स्पर्म क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो एक जनरल, पहले तो हम एक ओवरऑल हेल्थ की तरफ, IVF इज समथिंग जो कि हम भी जो है पेशेंट को फर्स्ट उसमें नहीं एडवाइस करते हैं। सबसे पहले जो आपका एक जो नेचुरल प्रोसेस है उसी की तरफ हमारा भी फोकस रहता है कि पेशेंट नेचुरली ही कंसीव कर जाए। एंड अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पार्ट हमें अगर ऐसा समझ में आता है कि पेशेंट के कुछ ऐसे वो हैं पैरामीटर्स जो कि दे आर नॉट एमिनेबल टू नेचुरल ट्रीटमेंट, दैट टाइम फिर हम IVF सजेस्ट करते हैं, जिसमें से जैसे कि पेशेंट का ट्यूब्स ब्लॉक होना। तो अगर पेशेंट को जैसे पास्ट हिस्ट्री है ट्यूबरकुलोसिस की, तो विच इज़ इंडिया में TB इज़ वेरी कॉमन, कहीं का भी TB हुआ है, चाहे वो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, चाहे लंग्स का है, चाहे एब्डोमिनल आंतों का TB हो गया है, तो इट कैन इफेक्ट योर जेनेटो यूरिनरी सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स कई बार ऐसा बोलते हैं कि बचपन में कभी हमने 6 महीने का 9 महीने का कोर्स लिया था। तो ऐसे पेशेंट्स में यूजली हम लोग इनफैक्ट ये भी बोलते हैं एज ए जर्नल अवेयरनेस की तरफ कि जिस पेशेंट्स में इस तरह के पहले इन्फेक्शंस हुए हैं, दे शुड अप्रोच अर्लियर, नॉट इवन वेट फॉर 1 year, 6 months के बाद ही अगर नहीं कंसीव कर पा रहे हो तो यू अप्रोच अर्लियर। तो अगर ट्यूबल ब्लॉकेज आता है तो इमिडिएटली हम बोलते हैं कि बेटर है कि आप है ना इसमें स्पेशली जो इन्फेक्शन से ब्लॉकेज हुआ है, IVF विल बी अ बेटर चॉइस, इसमें नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस नहीं है। अगर हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म निल है,
तो नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है ऐसे केसेस में। तो दीज आर लाइक क्लियर कट कि हम बोलते हैं कि इंडिकेशन है आईवीएफ का। कुछ और ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट्स को ये है कि मल्टीपल उन्होंने ट्राई कर लिया, बहुत सारे है ना नेचुरल ट्रीटमेंट्स ले लिए, बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लिए, बहुत सारी आईयूआई की साइकिल्स करा ली हैं, एंड देन लाइक फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे पेशेंट में बोलते हैं कि दे आर फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर मूविंग फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर। यहाँ पे एक आईयूआई कराई, फिर दूसरे डॉक्टर के पास एक आईयूआई कराई, फिर तीसरे डॉक्टर के पास आईयूआई की कहीं सक्सेस। तो ऐसे में जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है देन वी से कि IVF इज अ वे टू कट शॉर्ट दैट टाइम, बिकॉज आपने एम्ब्रियो बनाया, आपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ या ट्रांसफर किया, तो प्रेगनेंसी का जो आपका वो है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। आई थिंक सक्सेस रेट भी बढ़ता है, सक्सेस रेट भी बढ़ता है। नेचुरल और जो और ट्रीटमेंट साइकिल्स हैं उनका सक्सेस रेट इतना नहीं होता है जितना कि IVF का होता है। IVF हैज अ बेटर सक्सेस रेट। सो दोज आर द पेशेंट्स जिसमें हम सजेस्ट करते हैं कि इट इज बेटर देन दे मूव ऑन टू IVF rather than wasting their time and वो उसमें। एक लेमैन के लिए मैम IVF एक टेक्निकल टर्म है जो आई थिंक हर किसी को उतना डिटेल में नहीं पता। एक लेमैन टर्म में अगर हम बात करें कि IVF एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज द प्रोसेस, IVF सरल शब्दों में क्या है? देखिए IVF का अगर मैं वो बोलूँ तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो इज आउटसाइड बॉडी, एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड लैब आउटसाइड बॉडी। ठीक है, कैसे होता है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बताइए। तो एक नेचुरल प्रोसेस क्या है? नेचुरल, सबसे पहले आपको ये समझना है नेचुरल प्रोसेस क्या है। नेचुरल प्रोसेस है कि एवरी साइकिल में एक एग ग्रो करेगा और वो ओव्यूलेट होगा, और ओव्यूलेट होगा वहाँ पे, जब ओव्यूलेट होगा तो स्पर्म वहाँ पे पहुंचेगा, उसको फर्टिलाइज करेगा, बेबी बनेगा। बेबी नॉर्मली जो नेचुरल साइकिल होती है उसमें ट्यूब्स में बनता है एंड आफ्टर 5 days वो यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है। तो दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। IVF उसी को मिमिक करता है बिल्कुल। द ओनली थिंग इज कि वहाँ पे नेचुरल में हम एक एग पे डिपेंडेंट होते हैं, बट IVF में वी स्टिमुलेट ऑल द एग्स जो कि ओवरीज में है, सो दैट ऑल द एग्स गेट द चांस टू गिव अ प्रेगनेंसी। सो हम वैसे ही एग्स को स्टिमुलेट करते हैं थ्रू मेडिसिन, जिससे कि एक से ज़्यादा एग्स ग्रो करें, और फिर उन एग्स को हम वहाँ पे ओव्यूलेट नहीं होने देते, उनको हम बॉडी से निकालते हैं, और फिर वो एग्स को लैब में हम स्पर्म से फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं, और वो एम्ब्रियो एक पर्टिकुलर स्टेज तक ग्रो करने के बाद हम उससे हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। हाँ, इम्प्लांट करते हैं। तो दिस इज हाउ। सो इसमें क्या है कि नेचुरल साइकिल के जो भी बैरियर्स है वो सारे हट जाते हैं। अगर हम अब इस पे हम डिपेंडेंट नहीं है नेचुरल साइकिल पे, एग ग्रो किया कि नहीं किया, ओव्यूलेट हुआ कि नहीं हुआ, स्पर्म एग तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, दोनों फर्टिलाइज हुए कि नहीं हुए, तो वो भी मेक श्योर कि वो सब हो रहा है। वो हमारे सामने होता है, वो हमारे लैब में हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि हो रहा है। हम पेशेंट को बताते हैं कि आपके इतने एग्स ग्रो किए, इतने एग्स निकले हैं, इतने एम्ब्रियोज बने हैं। तो इसमें डू वी इम्प्लांट मल्टीपल एग्स just to have a more success rate? See, the thing here is again it varies from patient to patient. Okay. ठीक है, एम्ब्रियोज कितने डाले जाएंगे उसका जो डिसीजन होता है, इट्स लाइक अ कंबाइंड डिसीजन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द डॉक्टर। ठीक है, if the patient is very young with very good egg quality and like unexplained infertility है and embryo बहुत अच्छा है, uterus की lining everything is very good, so ऐसे patients में we usually do not transfer multiple embryos. Do not transfer? हाँ, because those patients have very high success rate, so there are chances अगर embryo की quality भी बहुत exceptionally good है, they are very high quality embryos, so we usually prefer to either transfer 2 or 1 आफ्टर डिसीजन है, आफ्टर टॉकिंग विद द पेशेंट, बिकॉज वी एक्सप्लेन कि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो देर आर चांसेस ऑल में इम्प्लांट, हाँ, ट्रिपलेट्स, ट्विंस आ सकते हैं। तो यूजली वी इधर 2 एम्ब्रियो डालते हैं या 1 एम्ब्रियो। और इन अनदर अगर हम उसमें देखें कि अगर पेशेंट थोड़ा सा एल्डर एज का है, मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज है, हाँ, और embryos like average quality हैं, या like जैसे कि 1 is very good, 1 is average, so in that case we transfer so that we cut short the time to pregnancy. Because उसमें हमें एक idea रहता है कि all may not implant, and then if we have multiple embryos then we transfer that also after talking with the patient. अगर patient is not okay, not comfortable with multiple embryos, then according to the patient जो भी discussion के बाद हम then we transfer either 2 or 1. So this is, it's like a whole process of IVF is a two-way communication between doctor and the patient. Patient knows what is going on and we inform what is right and what is wrong for the patient. So
प्रोसेस हुआ, बर्थ हुआ, तो ये माना जाता है या लोग बोलते हैं ऐसा जनरली कि एक आईवीएफ प्रोसेस बेबी के में और जो नेचुरली प्रोसेस बेबी हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस होता है? लोगों का ये मिथ, मुझे लगता है शायद मिथ ही होगा ये, या बाकी में ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, ये मिथ ही है अंकित, क्योंकि जो आईवीएफ बेबीज़ हैं दे आर एज हेल्दी एज नेचुरली कंसीव्ड बेबीज़। हम जो एग और जो स्पर्म है वो जो हस्बैंड का जो वाइफ का है, जो वो वाइफ है जो वो हस्बैंड है, वो ही बेबी बनने वाला है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ आईवीएफ डज नॉट क्रिएट एनी उसके अंदर कुछ नया जीन नहीं बनाने वाला है वो। वो जो बेबी है वो जैसे एक नेचुरल बॉडी में बनता है, दोनों के फर्टिलाइज होने से वो ही बन रहा है और वो ही हम उसको अंदर डाल रहे हैं। आधा काम हम बाहर कर रहे हैं, आधा काम अंदर कर रहे हैं। That's it. We are not creating any the process of IVF or ICSI is not creating any new genetic phenomena. जो बेबी है वो as good as जो healthy बेबी है वैसा ही होता है। But if I talk about the pregnancy, the pregnancy, IVF pregnancy is different than a naturally conceived pregnancy. और डेफिनेटली उसमें थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बिकॉज वंस यू अचीव अ प्रेगनेंसी विद लॉट ऑफ डिफिकल्टी, तो वो बेबी जब व्हेन दे ग्रो एंड साइड, तो हम उस पर दे रिक्वायर मोर मॉनिटरिंग, स्पेशल केयर उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो वो डेफिनेटली एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो कि हाँ इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एंड उसमें एक स्पेशल जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं पेशेंट्स को वो एक डिफरेंट होता है कंपेयर टू नेचुरल वन। आईवीएफ ट्रीटमेंट में एक टर्मिनोलॉजी और यूज होती है, डोनर स्पर्म, वो भी कॉमनली यूज आई थिंक होती है। उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई सक्सेस रेट में अंतर आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, डोनर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो तब आता है जब किसी भी कारण से हस्बैंड का स्पर्म के थ्रू एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हो गए हैं, या पेशेंट का स्पर्म निल है और वी हैव ट्राइड थ्रू अदर प्रोसीजर्स, जैसे कि हम टीसा करते हैं, हस्बैंड के स्पर्म निकालने की कोशिश करते हैं टेस्टिस से, अलग अलग प्रोसीजर से, सर्जिकल प्रोसीजर से, और स्पर्म आ ही नहीं रहा है, या फिर वो आया है तो इतना पुअर क्वालिटी है कि उससे एम्ब्रियो बन ही नहीं रहा है, देन ये ऑप्शन डोनर स्पर्म का दिया जाता है। तो देखिए, जैसे कि किसी एक मशीन में कोई पुर्जा कमज़ोर है, अगर आप उस पुर्जे को हटा के एकदम बढ़िया वाला पुर्जा, तो वो अच्छे से काम करेगा। सेम थिंग, अगर आपने जो वीक पार्ट है आपने उसे हटा के अगर एक हेल्दी उससे एक वो करा, ICSI करा और एम्ब्रियो बनाया, तो वो तो मतलब it is going to be really good. In fact, success rate और better हो जाता है उसमें। ऐसे पेशेंट्स में एक्सेप्टेंस रहता है मैम? See, that is again, counseling is very important here. अगर पेशेंट के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब आप प्रोसेस में बढ़ते हैं तो पेशेंट के साथ सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं कि इफ़ यू आर यूजिंग हस्बैंड स्पर्म, दिस इज गोइंग टू बी अ सक्सेस रेट। अगर हम हस्बैंड का स्पर्म यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा चांस है कि इतना % उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे, हो सकता है ये फेल हो, बट वील ट्राई अगेन। फर्स्ट हमारा जो वो होता है एम टूवर्ड्स हस्बैंड स्पर्म ही होता है, वी वांट टू गिव देम देयर ओन जेनेटिक चाइल्ड। तो वो हम जितने भी पेशेंट जब तक कि कंफर्टेबल है उसको हम ट्राई करते हैं। अगर उसके बाद पेशेंट की प्रेगनेंसी नहीं आती है एंड विद कंसल्टेशन विद क्योंकि इंडियन सिनेरियो में एक मदर के लिए है ना, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव योर ओन चाइल्ड, अपने मतलब अपने वूम में कैरी करना, माइंड में है। हाँ, तो वो जो चीज होती है ना कि अपने गोद में अपना बच्चा खिलाना, उसको फीड करना, उसका, तो वो सारी चीजें हर कोई इमेजिन करता है, हर कोई। तो जब आप उस तरह से काउंसलिंग करते हैं, जब आपकी बात होती है, एंड वंस एक हेल्दी बेबी, हर कोई एक हेल्दी बेबी चाहता है कि वो जो हेल्दी बेबी आपके हाथ में आता है और वो जो एक खुशी जो मिलती है उस वाली चीज़ की, तो डेफिनेटली सम मे नॉट एक्सेप्ट इट एंड देन वी डोंट वी कैन काउंसिल देम कि ये एक आपके पास ऑप्शन है, इट्स देयर विश, दे वांट टू ऑप्ट फॉर इट और नॉट। इफ दे आर नॉट विलिंग देन दे डिक्लाइन, और अगर जो विलिंग है देन दे गो फॉर इट एंड दे कैन हैव अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। सक्सेस एक बहुत की फैक्टर है आई थिंक इसका ना।
सो ऐसे कोई फैक्टर है, आईवीएफ किया आपने, ट्रीटमेंट हाँ, किया, फर्स्ट पार्ट आपने डन किया, तो ऐसे क्या फैक्टर है डिटरमाइनिंग फैक्टर जो सक्सेस को बढ़ाने में की रोल निभाते हैं इसके? हाँ, जैसे हमने फर्स्ट जो हमने शुरुआत करी थी कि एज, हाँ, जो एज है हाँ, इज द नंबर वन की फैक्टर फॉर प्रेगनेंसी. बेस्ट एज इज फॉर Yes. आईवीएफ आल्सो इज बिटवीन 30 to 35? यस यस, आई मीन अगर आप द मोमेंट यू रियलाइज कि आप नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, द हाँ. डे यू टेक दैट डिसीजन एंड इफ यू आपको एक मिल जाता है कि हाँ आईवीएफ इज द ओनली ऑप्शन, द अर्लियर एंड द यू ऑप्ट फॉर इट द बेटर यू विल योर सक्सेस रेट विल बी. बिकॉज जैसे ही वुमेन की एज बढ़ने लग जाती है एंड व्हेन यू क्रॉसेस 35 तो सक्सेस रेट का काफी हाँ डिक्लाइन हो जाता है. ऐसा भी देखा 50 तक एज में लोग कंसीव करते हैं विद दिस ट्रीटमेंट. सी अगेन जो देयर इट्स लाइक अ बेल शेप्ड कर्व. हाँ, ओके, सो जो मेजॉरिटी ऑफ सक्सेस रेट है वो मीडियन एज में ही आती है. गैप में हाँ, आता है. ओके. आपके जो 30 to 35 का है वो है. द वंस 35 के बाद वो डिक्लाइन एक हाँ, शो करना शुरू कर हाँ. देता है. 40 की एज में वुमेन पेरीमीनोपॉज में आ जाती है. ओके. हाँ, 45 में जनरली वुमेन का मीनोपॉज आना शुरू हो जाता है. तो आप ये समझ लीजिए कि मीनोपॉज का मीनिंग क्या है कि एग जो है वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, इट इज बिकमिंग ओल्ड. करेक्ट. वो बूढ़ा हो गया है तो नेचर बंद कर देती है. नेचर बोलती है कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, डोंट फर्टिलाइज विद द स्पर्म, डोंट मेक एन अनहेल्दी बेबी. तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अ वुमेन ऑफ टिल 50 years of age can opt for IVF, but the Okay. success rate is extremely low. ओके. हाँ, मल्टीपल साइकिल के साथ में भी मल्टीपल या साइकिल्स, हो ही ना में भी हो सकता है. मल्टीपल साइकिल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है इसमें. सो 45 इज समथिंग, यस वुमेन आर स्टिल एबल टू अचीव प्रेगनेंसी विद देयर ओन oocyte, बट 45 के बाद तो द कंजेनिटल एनॉमलीज जो बच्चे में अनहेल्दी प्रेगनेंसी होना है ना, मिसकैरेज रेट्स और ये सब बढ़ जाते हैं. तो यूजुअली वुमेन हु आर थिंकिंग ऑफ IVF better to go before 40 years of age, but 40 to 45 ऐसा नहीं है कि the success rate is absolutely zero, but counseling is important that they may have to go through multiple IVF cycle, and in such patients they can also opt for a technique called PGT, where you can test the embryos before transfer की जो healthy embryo है वो ही फिर transfer हो, जिससे बच्चे में कुछ congenital defects नहीं आए. स्ट्रेस एक बहुत की डिटरमाइनिंग फैक्टर है नेचुरली भी और आईवीएफ के थ्रू भी. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ सजेशंस रहते हैं आपकी तरफ से, क्योंकि स्ट्रेस से आई थिंक कहीं ना कहीं सक्सेस रेट इम्पैक्ट जरूर करता होगा. डेफिनेटली स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ओवरऑल ही इनफर्टिलिटी में स्ट्रेस का बहुत रोल है. स्ट्रेस आपकी स्लीप साइकिल को इफेक्ट करता है. स्लीप साइकिल इफेक्ट होने से जो आपकी बॉडी में जो नेचुरली एक मेलेटोनिन करके एक हार्मोन होता है जो कि आपको इट्स अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स. आजकल तो हम वो सप्लीमेंट्स में मेल फीमेल दोनों को देते हैं. Correct. जिससे कि उनका है ना एग और स्पर्म क्वालिटी बूस्ट अप हो, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है. वो डिस्टर्ब होता है तो पेशेंट स्ट्रेस में उसके जो हार्मोन लेवल्स हैं वो अप एंड डाउन शो करते हैं. एग स्पर्म क्वालिटी दोनों ही इफेक्ट होती हैं. मोटिलिटी इफेक्ट हो जाती है स्पर्म में, एग अच्छा नहीं निकलता है. तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो ऐसा है जो आपको, ठीक है अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई स्ट्रेस नहीं लेना तो ये बटन नहीं है, बंद हो जाएगा. हाँ, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन का. ठीक है, जो कम्युनिकेशन है, अगर डॉक्टर और पेशेंट के बीच का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, पेशेंट के साथ बातचीत जो हम करते हैं, पेशेंट को पूरा काउंसलिंग जो होती है एंड स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रोसीजर चल रहा है कि अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या है, तो ऐसे में पेशेंट रिलैक्स रहता है. they are, it's like a transparent procedure, whatever is going on there is no surprises कि हम बोल रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन एंड ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ अच्छा. द थिंग इज वी हैव टू गिव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन टू द पेशेंट. इतने एग्स दिख रहे हैं, इतने एग्स के चांसेस हैं निकलने के, इतने एम्ब्रियोज बनने के चांसेस है, इतना % सक्सेस रेट है, क्वालिटी है. सो कम्युनिकेशन इज द की बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट. सेकेंड ऑल्सो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों के बीच में लाइक वो एक इट्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके मैरिटल उसको भी अफेक्ट करती है. आप you are going through this procedure, financial stress, emotional stress,
बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वी ट्राई टू गिव फाइनेंशियल रिलैक्सेशन ऑल्सो टू द पेशेंट कि इट इज़ ओके, लाइक इफ़ यू आर गोइंग पेशेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले डिस्कस कर लें डॉक्टर से कि अगर मेरा एक साइकिल फेल हुआ तो सेकेंड साइकिल में, सो इफ़ यू वी गिव यू लीव टू द पेशेंट कि इट्स ओके, इफ़ वी रिक्वायर सेकेंड साइकिल देन वी आर देयर एंड इट विल बी वॉट एवर हेल्प वी कैन डू, वी विल हेल्प यू इन दैट वे। तीसरा ये पेशेंट को हम बोलते हैं कि कंटिन्यू विद वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। अगर आप वर्किंग हैं तो प्लीज डोंट बी, मतलब अपना जॉब छोड़ के घर पे नहीं बैठिए आप, क्योंकि आपका माइंड बिजी रहना चाहिए किसी प्रोडक्टिव वर्क में, है ना। आप जब वर्क करते हैं तो आपका माइंड वहाँ से हट जाता है, तो आप जो जॉब वर्क स्ट्रेस भी तो दे सकता है। देखिए हाँ, अगेन वर्क स्ट्रेस और इस स्ट्रेस का आप कंपेयर करें तो सी जो ये वाला जो स्ट्रेस है ना, बच्चा नहीं हो रहा है, जो एक्सपेक्टेशंस जो फैमिली और वो वाला, दैट इज मच हैवियर देन जब आप वो काम कर रहे हैं जो आप यू लव डूइंग। अगर आपका जॉब स्ट्रेस दे रहा है तो देन यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सम अदर जॉब। आई कैन टेल यू मल्टीपल एग्जांपल्स जिसमें ऐसे पेशेंट हैं जो पहले कंसीव कर गए and due to some reason I have one family, they conceived with us with IVF, but child expired due to some medical reason after at 1 year of age. The patient came to us for second IVF cycle, but they were so much stressed out, इतना ज़्यादा stressed out थे वो कि mother was crying remembering her first child. तो सेकेंड IVF में शी वॉज नॉट, मतलब एक मेंटली शी वॉज नॉट इनटू इट, बट शी वॉज गोइंग थ्रू इट। सही बात है। वो सेकेंड साइकिल इसलिए करा रही थी क्योंकि उसे बस एक बेबी चाहिए था, शी वॉज मिसिंग हर चाइल्ड और उसको बेबी चाहिए था। तो उस प्रोसेस के दौरान आई सेड कि प्लीज डोंट गो थ्रू IVF राइट नाउ, फर्स्ट यू इन्वॉल्व योर सेल्फ, कुछ ज्वाइन करो, आप कुछ कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करो, कुछ जहाँ पे आपको और लोग मिलें जिनसे आप कम्युनिकेट करो। हम अपने शेल में चले जाते हैं टेंशन और डर के कि दुनिया क्या सोच रही है क्या, बट एक्चुअली की इज कम्युनिकेशन। जब आप लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, तो धीरे धीरे पुराना जो दुख होता है ना वो निकल जाता है। Yes, so she joined cooking classes, she joined dancing classes. Diversion is key to success. Yes, diversion. Then when she came for second cycle, she conceived with twins. Very nice, very nice. Delivered both very child, nice. Healthy child, and she's so happy right now. So I was about to ask this question only कि ऐसा कोई experience, कोई ऐसा अनोखा experience आपका अभी तक रहा हो? I think ये लग रहा है कि ये शायद वही experience है जिसमें। Yeah, so in this I can tell you stress played such a big role. एंड मैंने बोला मेरे पास तभी आना जब मुझे, मतलब तुम खुद अब मेंटली रेडी हो कि यू आर रेडी। मैं IVF कभी भी करूंगी, बट जब तुम मेंटली रेडी नहीं हो, स्ट्रेस में हो, तो हैप्पी मदर में हैप्पी बेबी आएगा। सही बात है। सो नेचुरल के बाद सीधा जंप ओवर टू IVF है कि इन बिटवीन भी एक प्रोसेस है, कोई मेडिकेशन के थ्रू यू कैन इंक्रीज द स्पर्म क्वालिटी और द एग्स स्ट्रेंथन और समथिंग लाइक दैट, या सीधा आफ्टर IVF भी है? IUI के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे? आई थिंक शायद उसके बारे में लोगों का बड़ा रहता है सवाल कि IUI एंड IVF शायद IVF से पहले की कोई एक प्रोसेस है। हाँ, सी व्हेन वंस पेशेंट एक नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रहा है एंड व्हेन वी सी द, जैसे मैंने बताया था कि हम नेचुरल की तरफ यूजुअली करते हैं, तो सेकेंड स्टेप है कि जैसे पेशेंट अभी यंग है एंड दे आर नॉट रेडी टू टेक अ बिग स्टेप लाइक IVF, या उनके पैरामीटर्स अभी इतने डिरेज नहीं है कि हम उनको बोलें इमीडिएटली आप IVF के लिए जाओ, बट दे वांट टू डू समथिंग मोर देन जस्ट ट्राइंग नेचुरली। सो IUI इज वन स्टेप अपर अबव द नेचुरल, वो जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि ओके वी कैन डू इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन फॉर यू। उसमें इट्स वेरी क्लोज टू द नेचुरल प्रोसेस ओनली, उसमें हमको कुछ, हम ज़्यादा कुछ मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। लाइक आपका वी गिव सम मेडिसिन जिसमें जैसे आपका नेचुरल एग ग्रो करता है वैसे ही उसमें भी एग ग्रो करता है। द ओनली थिंग इज वी टाइम इट। तो जिस डे पे ओवुलेशन हो रहा है उसी दिन हम हस्बैंड के सीमेन को लैब में प्रिपेयर करके वॉश करके, मतलब उसकी क्वालिटीज़ को इन्हांस करके, जो अच्छे स्पर्म्स हैं उनको सेपरेट करके उसको सिलेक्टिवली एक कैथीटर के थ्रू यूट्रस में एग के बहुत पास हम उसको इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि जो नेचुरल प्रोसेस है वो थोड़ा इन्हांस हो जाए। अच्छा, सो व्हेन टू डिसाइड दिस? सो IUI एंड IVF, जैसा आपने बताया कि IUI इज बिट अर्ली स्टेज ऑफ IVF, आई थिंक उससे भी सक्सेस आता है, बट व्हेन टू नो, एंड ये कौन डिसाइड करता है, कब डिसाइड होता है कि किसके साथ जाना बेहतर रहेगा, IVF के साथ या IUI के साथ? वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अंकित। IUI और IVF में जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि डॉक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो मैनिपुलेशन है, जो लैब का जो इन्वॉल्वमेंट है, वो IUI में मिनिमल है। डॉक्टर उसमें कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते हैं, जो नेचुरल हो रहा है उसी को बस इन्हांस किया जा रहा है। एग और स्पर्म मिल रहे हैं कि नहीं, स्पर्म वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, फर्टिलाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं, वो नहीं पता है हमें IUI में। वो बिल्कुल नेचुरल की तरह ही हो रहा है। IVF में भी मेक श्योर कि एग और स्पर्म फर्टिलाइज हों, एम्ब्रो बने, देन इम्प्लांट करते हैं। यस, देन वी पुट। सो 50% ऑफ द जॉब तो हो ही गया, बेबी तो बन ही गया। वो बेबी बस हमें यूट्रस में डालना है। नाउ वो आपस में जो चिपकेगा, वो आपस में जो कांटेक्ट या बॉन्ड बनाएगा, दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अस। यही मेरा अगला सवाल होने वाला था मैम, कि जब हमने मेन टास्क कर दिया, एग्स लिए, स्पर्म लिए, दोनों को मिला दिया, एम्ब्रियो बना दिया, इम्प्लांट भी कर दिया, तो अब तो काम हो गया। तो बट उसके बाद भी फेलियर कैसे हो सकता है? व्हाट आर द फैक्टर विच आर डिटरमाइनिंग कि ये इसकी वजह से ये सारे फेलियर हो सकते हैं, सो दैट ये दर्शकों को जानने में बड़ा अच्छा लगेगा कि अभी काम अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी इसके बाद भी देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू हैव टू टेक केयर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो उसका जो आपस में बॉन्ड बनना है वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं आई है जो हम करा सकें कि उन दोनों को आपस में चिपका सकें। वो हम वहाँ पे रख रहे हैं। अगर एम्ब्रो इज़ वेरी हेल्दी, वो तुरंत उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अगर यूट्रस का जो आपका लाइनिंग है, जो आपका जो रिसेप्टिविटी है, इट्स वेरी गुड, देन वो इमिडिएटली एम्ब्रो के साथ बॉन्ड बनाएगी और आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाएगी। सो इसी से जुड़े कुछ हमारे दर्शकों के सवाल आए थे। आपने कहा कि जैसे यूट्रस में हमने इम्प्लांट किया और उसके बाद फिर आगे की जर्नी स्टार्ट होती है। तो हमारे व्यूअर ने क्वेश्चन किया है कि अगर यूट्रस लाइनिंग थिन होती है तो क्या IVF के सक्सेस में उसका कोई रोल होता है? डेफिनेटली यूट्रस की लाइनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज वो डिसाइड करती है क्या है बेसिकली। देखिए, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग, यूट्रस की जो लाइनिंग है, जैसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, अगर मैं उसे लेमैन की टर्म में एक्सप्लेन करूँ तो इट इज़ लाइक, आपने देखा होगा पालना, क्रेडल, और उसमें आप जब बच्चे को लिटाना चाहते हो तो उसमें क्या करते हो, एकदम सॉफ्ट सा गद्दा लगाते हो, खूब मखमल का, जिससे बच्चा उसमें कंफर्टेबली लेटे, आराम से सो जाए, तो उसको एकदम गद्देदार बनाते हो आप। तो सेम आपका जो पालना है, दैट इज यूट्रस, और उसका जो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है, दैट इज योर गद्दा। अगर गद्दा बहुत पतला है, सिर्फ एक पतली चद्दर है, तो बच्चे को डिफिकल्टी होगी लेटने में, बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा, रोएगा, वहां से बोलेगा कि मुझे वहां से उठा लो। सिमिलरली अगर जो लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम बहुत थिक होगा, अच्छा मोटा गद्दा होगा, तो बच्चा आराम से लेट जाएगा, फटाफट इम्प्लांटेशन। तो सेम जो है यूट्रस में भी होता है। तो इसके लिए भी मेडिकेशन है यूट्रस लाइनिंग को इंप्रूव करने के लिए? द रीजन, वेरी फर्स्ट थिंग जो होता है, जब कोई पेशेंट एंडोमेट्रियम, जब हम उसको मतलब ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हम ये देखते हैं कि एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बन रही है, मतलब लाइनिंग जो हमारे हिसाब से एक लाइनिंग आनी चाहिए, कट ऑफ से नीचे जा रही है, तो वी गिव सप्लीमेंट्स, हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देते हैं। वी गिव देम ईस्ट्रोजन, वी गिव देम वैसोडायलेटर्स। आजकल एक न्यू थेरेपी है लाइक सब एंडोमेट्रियल PRP। तो इस तरह की न्यू तरीके हैं जो हम करते हैं। बट इन सबसे भी ऊपर जो चीज़ है वो ये है, ये जानना कि रीज़न क्या है, what caused the thin endometrium? Thin endometrium का रीजन क्या है? Is the patient suffering from some previous infection? कोई ऐसी hidden infection की हिस्ट्री जो पेशेंट को पता ना हो? तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टेस्टिंग। फर्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेस्ट द रीज़न। अगर इन्फेक्शन उसमें अगर पॉजिटिव आता है और हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो ओवरऑल रिसेप्टिविटी इंप्रूव करती है और एंडोमेट्रियम बेटर रिस्पॉन्ड करती है मेडिकेशन को। वेरी नाइस मैम, आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है हमारे पास कि डज एम्ब्रियो ग्लू एंड असिस्टेड हैचिंग इम्प्रूव और एनहांस द चांस ऑफ IVF सक्सेस? देखो, ये जो क्या है, ये दीज आर ऑल, हम एम्ब्रियो ग्लू और जो असिस्टेड हैचिंग है, हम इनको IVF एड-ऑन्स कहते हैं। IVF एड-ऑन्स क्या है कि कुछ स्टडीज़ हुई जिसमें ये देखा गया कि अगर आप एम्ब्रियो ग्लू करते हो तो बेबी जो है वो ज़्यादा अच्छे से स्टिक हो जाता है वहाँ पे। What it is actually all about? सी एम्ब्रियो ग्लू, जैसे जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो हम एक नॉर्मल मीडिया यूज़ करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए, उसकी जगह हम एक स्पेशल मीडिया यूज़ करते हैं जो कि इट इज़ हैवियर।
ओके, इट इज हैवियर, सो बेबी वहीं पे रहे, अच्छा बेसिकली उसको हाँ, वहाँ रखने के लिए, रखने के लिए वो हाँ, बेबी ठीक वहां है, से मूव नहीं मूव करे, ना वो करे, वहां पे वहीं पे यूट्रस के रहे, अंदर, सो दैट उसका जो कांटेक्ट वो हाँ, है वो इन प्रोलॉन्ग हो जाए और वो उसमें शायद हाँ, वो दैट इम्प्लांट इज हो आल्सो जाए। नॉट कंफर्म। Yes. ओके, Important thing to understand कि these are all add-ons. They may work, they may not work, and they are not applicable to all the patients. दैट डिसाइडेड हाँ, बाय द सम फैक्टर्स। करेक्ट, यू नीड टू डिस्कस दिस विद योर डॉक्टर कि आपके केस में ये ज़रूरी है कि नहीं। जस्ट डोंट गो फॉर एनीथिंग जो कि गूगल पे लिखी हुई है असिस्टेड हैचिंग करने से। सही बात है। असिस्टेड हैचिंग अगेन इज व्हाट, आपका जो एम्ब्रियो है उसके बाहर एक जोना, एक लेयर है, करेक्ट, उसको हम थोड़ा सा एक होल बना देते हैं लेजर के थ्रू, जिससे कि वो थिन्ड आउट हो जाती है, तो एम्ब्रियो को ईजी हो जाता है उसको ओके, ब्रेक करके निकल के निकल के, इम्प्लांट हाँ, होने में। हाँ, नाउ अगर एम्ब्रियो बहुत वीक है कि वो खुद ही नहीं निकल पा रहा है, तो आप उसको ब्रेक करके भी वो एम्ब्रियो उसमें नहीं चिपकेगा। ओके, आप एक तरह से एग्जाम में चीटिंग करा रहे हो बच्चे को, हाँ, है ना, हाँ, पास होने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, और जरूरी नहीं है कि चीटिंग करके पास हाँ, भी हो वो पाए। पास भी हो जाए। तो Correct. करेक्ट वही चीज़ समझनी है कि देयर आर सर्टन इंडिकेशंस। अगर डॉक्टर कहता है कि जोना हार्ड है, तो डॉक्टर इटसेल्फ सजेस्ट ओके, कि आपका जो जोना है आउटसाइड वो थिक है, इट इज़ मोर देन 15 और मतलब जो भी एक क्राइटेरिया उसके ऊपर है, तो इट विल बी बेटर इफ वी डू हैचिंग इन योर केस। ओके, बट जस्ट डोंट गो फॉर इट टू इनहांस योर सक्सेस रेट, बिकॉज unnecessary manipulation is also नॉट detrimental रिक्वायर्ड, to नॉट the रिक्वायर्ड। embryo. सो मींस देखा जाए तो ये डिटरमाइनिंग फैक्टर पेशेंट टू पेशेंट वेरी Yes, करते हैं। yes. तो अगर वन लाइनर समझना चाहें एज अ व्यूअर कि टू होम टू गो विद दिस एम्ब्रियो हैचिंग, किसके साथ करना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा? इन माई व्यू इट विल बी बेटर इफ वी गो फॉर जिनमें हमें जोना क्लियरली थिक दिखाई दे रहा है। Okay. दीज आर यूजली सीन इन फ्रोजन एग्स और फ्रोजन Okay. एम्ब्रियोज जो होते हैं, उनमें Okay. फ्रीजिंग के साथ कभी कभार जोना हार्डन हो जाता है। अच्छा, या जो वुमेन अबव 35 ईयर्स ऑफ एज की हो गई हैं, उनमें भी ये चांसेस रहते हैं कि जोना थोड़ा हार्ड हो जाता है, या यू नो, तो ऐसे केसेस में यूजली हम अपने आप ही सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। सिंपल सा है कि इसका मतलब ये कोई थंब रूल नहीं है कि ये आप कराएंगे करेक्ट, तो इसका सक्सेस रेट आपको बढ़ ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एक व्यूअर का क्वेश्चन मैम आ रहा है यहाँ पर कि पीजीटी के बारे में वो जानना चाहते हैं। व्हाट इज पीजीटी ऑल अबाउट? ओके, नाउ पीजीटी का फुल फॉर्म है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। सो यू कैन अंडरस्टैंड Okay. प्री इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट करने से पहले एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्ट होना। सो इसके भी वेरिएंट्स हैं। तो यूजुअली जो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग है वो एम्ब्रियो के एडवांस स्टेज में होती है, जब एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस स्टेज में होता है, एंड उसमें से हम इट्स लाइक मल्टीपल सेल एम्ब्रियो, तो उसमें से कुछ 8 to 10 सेल्स हम बायोप्सी के द्वारा मतलब एस्पिरेट कर लेते हैं, Okay. और उसको लैब में भेजते हैं टेस्ट करने के लिए कि वो एम्ब्रियो जेनेटिकली हेल्दी है कि नहीं। Okay. बट वी कैन नॉट इम्प्लांट दैट एम्ब्रियो टिल वी गेट द रिजल्ट, हम उस एम्ब्रियो को फ्रीज कर देते हैं। So it means PGT can also determine अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है किसी फैमिली में, Yes. तो वो उसको बचा सकता है। यस यस यस। सो अगर कोई जैसे डायबिटीज हाँ, जेनेटिक मानी जाती है, नहीं, सी डायबिटीज इज या और भी बहुत सारे हो सकते हैं। देयर आर स्पेसिफिक जेनेटिक वो होते हैं जो इससे डिटेक्ट हो सकते हैं, जैसे Okay. कि आपका थैलेसीमिया है, Okay. हीमोफीलिया है, Okay. इस तरह के जो अगर फैमिली में डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री है, Okay. पहला बच्चे को कोई जेनेटिक इशू है, बट इट कैन नॉट डिटेक्ट ऑटिज्म वगैरह। Okay. सो बिकॉज कुछ चीज़ें जो हैं दे आर नॉट यू नो एग्जैक्टली क्रोमोजोमल और जेनेटिक, दे हैव सम अदर, वो हम हर किसी को उसमें क्लब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मल्टी फैक्टोरियल होती हैं वो प्रॉब्लम्स। सो क्या ये माना जा सकता है मैम कि जो एक हेल्दी कपल है जो नेचुरली कंसीव कर सकता है, बट दे हैव सम जेनेटिक इशू इन देयर फैमिली, तो अगर वो उसको अवॉइड करना चाहें तो दे कैन गो फॉर पीजीटी Yes. एंड दे कैन गो फॉर आईयूआई? यस, नो 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 नो, पीजीटी के साथ हम आईयूआई नहीं कर सकते, अच्छा, PGT से क्या हम IVF IVF ही ही होगा? होगा। अच्छा, दैट इज मैंडेटरी। यस यस, Okay. आईवीएफ के थ्रू एम्ब्रियो बनेगा पहले। अच्छा, तभी वो जाके उसके इम्प्लांट बाद होगा। उसकी जेनेटिक टेस्टिंग होगी। अगर वो लैब से आता है कि इट इज़ अ हेल्दी एम्ब्रियो, देन जैसे कि आपने 5-6 एम्ब्रियोज भेजे हैं, उसमें से जो हेल्दी एम्ब्रियोज वो सेलेक्ट करके भेजते हैं, फिर वो ही सेलेक्टिवली ट्रांसफर होते हैं। ओके, एंड आफ्टर पीजीटी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट कि पेशेंट हैज़ टू गो थ्रू ऑल जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, बिकॉज इवन पीजीटी डज नॉट गारंटी कि 100% ही उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम नहीं है। है। अच्छा, Yes. 100% तो कुछ होता ही नहीं है हाँ, मेडिकल साइंस में। हाँ। ग्रेट। सो ये पूरे होल प्रोसेस की अगर बात करें मैम, आईवीएफ के बाद
किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट देखे गए ऐसे कि कोई साइड इफेक्ट किसी पेशेंट को हुआ और आपके पास सीरियस कंसर्न लेके कोई आया हो कि ये एक ऐसा एक इफेक्ट हमें अब हो रहा है, आईवीएफ ट्रीटमेंट भी हो गया, डिलीवरी भी हो गई, बट एक ऐसा साइड इफेक्ट जो प्रोलॉन्ग कर रहा है उनके साथ? ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं, ऐसा सी अगर मैं लिटरेचर की बात करूं, कुछ इस तरह के कंसर्न्स आए थे, मतलब है ना, विच इज़ अगेन नॉट प्रूवन ये। अगर आप प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी से सफ़र करते हो, यूजली मेल्स में कोई इशू नहीं आता है, लेकिन जो फीमेल्स व्हेन दे आर ऑन लॉट ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट, अगर आप प्रेगनेंसी अपने आप में एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होती है। जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसको आगे चल के कैंसर्स के रिस्क बहुत कम होते हैं। जो वुमेन जो कंपेयर टू नली ग्रेविडा वुमेन हु हैज नॉट कंसीव्ड इवन वंस, एंड वुमेन हु हैज कंसीव्ड हैज हैड चिल्ड्रन, तो infertility per se is a risk factor for cancers later on in life. Any type of cancer? Any type of, मतलब gynae cancers, like breast cancer, ovarian cancer, endometrial cancer. Okay. And women who has conceived, delivered, childbirth, they are at low risk of breast cancer, ovarian cancer, and endometrial cancer. That's very good information for all the viewers. So प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत प्रोटेक्टिव होती है। जब किसी वुमेन को आगे चल के कोई कैंसर डेवलप होता है तो इट इज़ नॉट कि उन्होंने आईवीएफ कराया या इस तरह, बट जो इनफर्टिलिटी का जो सिनेरियो होता है, जिसमें यू गो थ्रू कंसीव करने से पहले आप मल्टीपल ट्रीटमेंट या उससे गुजरते हैं, जो जितना प्रोलॉन्ग आपका पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी होगा, मोर यू विल बी एट रिस्क। एंड जितना आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी होगा, जितनी जल्दी आप कंसीव कर जाएंगे, आपको बेबी, क्योंकि बेबी आपकी बॉडी में हेल्दी चेंजेस लेके आता है। ओके। आपके सारे जो रिस्क फैक्टर्स है, आपके जो हार्मोन्स हैं, उनको सबको स्टेबलाइज कर देता है। तो वो सारी चीजें जैसी नॉर्मलाइज होती हैं, आपके रिस्क फैक्टर्स एकदम डाउन आ जाते हैं। वेरी नाइस। सो ये तो बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है कि आप नेचुरली प्रोसेस करें, अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बेटर टू वेट, गो फॉर अ सजेस्टिव ट्रीटमेंट प्रोसेस। मैम, एक बहुत सारे सेंटर्स हैं, आई एम श्योर व्यूअर्स कई जगह जाते हैं, बट एक सबसे बड़ा कॉमन सवाल उन सबके मन में ज़रूर होगा ये कि विच इज़ द बेस्ट आईवीएफ सेंटर, कहाँ उन्हें जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना, क्योंकि कई सारे सेंटर अच्छे भी है बट कई सारे सेंटर ऐसे भी हो सकते हैं जो मे बी शायद उनको मिसलीड करे या समथिंग लाइक दैट। तो उनके लिए क्या आपका कहना होगा कि विच इज़ द सेंटर दे शुड ऑप्ट फॉर? ओके, आई थिंक इन माई सजेशन to all the patients who are looking to go to an IVF center, 2-3 पैरामीटर्स आपके डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। पहला जो पैरामीटर आपका प्लेस, डिस्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपके फाइनेंसेस, और दूसरा उसकी क्रेडिबिलिटी, ठीक है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्रेडिबिलिटी फर्स्ट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया था, दे क्रिएटेड दिस ART बिल 2020। उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि जो भी रजिस्टर्ड ART सेंटर्स हैं, ओनली दे कैन प्रैक्टिस IVF। देयर आर 2 लेवल 1 लेवल 2 ART क्लिनिक्स होते हैं। ART स्टैंड्स फॉर मैम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक बिल, ठीक है। सो लाइसेंस लेना होता है, इसके लिए लाइसेंस लेना होता है, इट हैज टू बी रजिस्टर्ड। तो ये ऑनलाइन चेक कर सकते हैं व्यूअर्स? हाँ, ये ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अप्रूव्ड वेरीफाइड है या नहीं? यस, दे कैन चेक इट ऑनलाइन। तो ये सारा जो डेटा होता है हमें अपने ART क्लिनिक का, वो सारा उसमें एंटर करना होता है कि हमारा जो ART सेंटर है उसमें क्लिनिशियन कौन है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन है, स्टाफ कौन है, कौन एनेस्थेटिस्ट है, सब कुछ उसमें रहता है, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन के साथ। तो पेशेंट के आप ऑनलाइन जाके सारा चेक कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसा रहा है कि कई स्टेट्स में अभी ART बोर्ड बना नहीं है, तो जैसे दिल्ली में बन गया है, कहीं और दूसरे स्टेट्स में बन गया है, बट जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं जिसमें, तो दे माइट नॉट गेट द इन्फॉर्मेशन राइट नाउ, बट यूजली जो भी ART क्लिनिक्स अभी रन कर रहे हैं, उनका सबका जो रजिस्ट्रेशन है थ्रू स्टेट होता है, तो वो सारा डिटेल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप क्रेडिबिलिटी चेक करिए कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। दूसरा ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस क्लिनिशियन से आप वो ले रहे हैं, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दे शुड बी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर विद रेस्पेक्ट टू इनफर्टिलिटी इन IVF ट्रीटमेंट। हाँ, बिकॉज इसके लिए सेपरेट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट ने बना रखा है कि ओनली दोज हु हैव दैट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन प्रैक्टिस IVF। सो एक जनरल गायनेकोलॉजिस्ट कैन बी एन IVF एक्सपर्ट?
और सेपरेटली कि आईवीएफ के लिए सेपरेट दे हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग। वो जो एक रिक्वायर्ड ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट ने बताई है, उन्होंने सेट करी है, उसके थ्रू उनको गुजरना होता है, देन ओनली दे कैन प्रैक्टिस आईवीएफ। ओके, अदरवाइज दे विल नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस आईवीएफ। ओके, जो आपका डॉक्टर के साथ एक एक्सपीरियंस रहता है, यू नो आईवीएफ एनीबडी कैन डू, बट एवरी आईवीएफ टू गेट सक्सेस इज स्ट्रैटेजी इज इम्पॉर्टेंट। जो डॉक्टर पेशेंट जो एक कम्युनिकेशन होता है आईवीएफ से पहले कि हाउ दे आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज योर केस। एवरी पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो डिफर करता है, उनका सक्सेस रेट डिफर करता है। हाउ कैन, व्हाट इज योर सक्सेस रेट एंड व्हाट कैन दे डू टू इम्प्रूव योर सक्सेस रेट, उस पर पूरी डिटेल बातचीत होनी चाहिए डॉक्टर के साथ। इट इज़ नॉट कि आप सिर्फ वहाँ चले गए जहाँ पे आपको 100% गारंटी दी जा रही है, या आप वहाँ चले गए जहाँ पे आपको सबसे कम पैसा। 100% गारंटी तो आई बिलीव है ही नहीं, ये करेक्ट। 100% सक्सेस रेट आईवीएफ में है ही नहीं। It is worldwide, not only in India, not only in one clinic, it is worldwide. It is not more than 50 to 60%. So patient को ये चीज़ जाननी चाहिए कि not go after की finances, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ आपका ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाए, जहाँ पे आपको एक रियलिस्टिक वो बताया जाए कि ये आपके फैक्टर्स हैं एंड दिस कुड बी योर सक्सेस रेट एंड दिस वी विल डू टू इनहेंस योर सक्सेस रेट, इज द राइट प्लेस टू गो। ओके। दूसरा आप जो चीज़ पूछ सकते हैं डॉक्टर से वो ये है कि यू टॉक अबाउट देयर लैब, आर दे डूइंग ब्लास्ट ट्रांसफ़र। लैब की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एम्ब्रियो की क्वालिटी में एंड आपके सक्सेस रेट में। अगर एक लैब रूटीनली ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कर रही है and they तो that means it's a good quality lab because not every lab is able to produce blastocyst. Okay. हाँ, सो लैब्स जहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी एम्ब्रियोज बनते हैं, ग्रेड ए एम्ब्रियोज बनते हैं, यूजली वो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर या डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर करती हैं, डे 5 ट्रांसफर करती हैं। तो अगर जहाँ पे डे 2 डे 3 ही ट्रांसफर एज ए रूटीन होता है तो मतलब इतना अभी नहीं है वहाँ पे वो क्वालिटी। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन आस्क देम, यू कैन यू नो यू शुड बी फ्री एंड फ्रैंक विद योर डॉक्टर एंड टॉक एट एवरी एस्पेक्ट कि व्हाट इफ आई फेल वन साइकिल, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, है ना, एंड हमारे उसमें पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं, नेगेटिव। सो एक ओवरऑल जहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपकी सेटिस्फाइड होती हैं, आई थिंक दैट इज़ द राइट प्लेस। एंड ऑल्सो लाइक व्हाट इफ आई गेट प्रेग्नेंट, Correct. What about after that? Because IVF pregnancies are different from natural pregnancies in the way the pregnancy can be high risk pregnancy. And if pregnancy happens, is the doctor willing to be with you till the end? Correct. You know, एक IVF pregnancy की special requirement होती है जो कि एक IVF डॉक्टर समझता है कि it is very common to bleed, but वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, not to worry. है ना, पेशेंट पैनिक कर जाता है, तो दे नीड कांस्टेंट रीअश्योरेंस। और वो रीअश्योरेंस जो उनका डॉक्टर जिसने उन्हें ट्रीट किया है जो उससे मिलता है वो और किसी से नहीं मिलता है। ये मैं आई वाज जस्ट अबाउट टू दिस थिंग कि एक आईवीएफ प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया, उसके बाद बहुत कॉमन सिम्टम्स आते हैं जिसमें शायद पेशेंट पैनिक कर सकते हैं। जैसे एक आपने कहा कि 1-2 दिन अगर ब्लीडिंग है तो दैट इज कुड बी ओके। तो व्हाट आर द बेसिक थिंग जिसमें आप पैनिक ना करें, वेट करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको एकदम से स्ट्रेस में नहीं आना है? सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। जैसे प्रेगनेंसी आती है तो मैनी टाइम्स जो फर्स्ट जैसे इम्प्लांट हो रहा है वो धीरे धीरे मदर के साथ और डीपर कनेक्शंस बना रहा है। तो इनफर्टिलिटी में जैसे बहुत टाइम तक प्रेगनेंसी आई ही नहीं है तो यूट्रस इज लिटिल रेजिस्टेंट, है ना। तो इनिशियल जो फेजेस होते हैं फर्स्ट 2 मंथ्स उसमें ये एपिसोड्स होते हैं कि थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ, पेशेंट डर गया, फटाफट आ गया, है ना। देन वी गिव मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फिर वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। फिर 5 डेज के बाद पेशेंट बहुत वो कि क्यों हो रही है ब्लीडिंग, बार बार हो रही है। तो इट इज रीअश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज ओके, इट इज वेरी कॉमन एंड आपको ये ब्लीडिंग हो सकती है। पेशेंट अपने आप को ब्लेम करते कि वो खड़ी हो गई या वो लाइक सीढ़ियाँ चढ़ ली इस वजह से हो गया, या कुछ है ना उठा लिया, कोई कुछ चीज़ उठा ली इसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई। सो ये सारी चीज़ें नहीं होती, वो इनहेरेंट ही होता है। आपका यूट्रस और जैसे मदर और बेबी में कनेक्शन बन रहा है तो वो धीरे धीरे करके ही ग्रेजुअली स्ट्रांग होता है। तो इनिशियली जब होता है तो ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से कुछ हो रहा है या आपके कुछ खाने की वजह से हो रहा है कि मैंने मेथी की सब्जी खा ली या मैंने वो खा लिया, गरम कर गई वो।
तो वो इस वजह से ब्लीडिंग हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इसमें मैटर नहीं करते हैं, वो इनहेरेंट ही होता है, क्योंकि अब यूट्रस इतने टाइम तक जैसे वो है, एंड व्हेन द एम्ब्रो इज ट्राइंग टू मेक अ कनेक्शन, समटाइम्स these episodes happen and then they gradually subside with time. सो एक फाइनल क्विकली रनडाउन लेते हैं मैम कि अगर एक आईवीएफ प्रोसेस के थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव किया और एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कंसीव किया, तो दोनों में क्या कोई डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल अपनाने की जरूरत है कि दोनों आर लाइक नाउ ग्रोइंग सेपरेट सिमिलर काइंड ऑफ See, थिंग? first 3 months after IVF conception are very crucial, जिसमें frequent monitoring होती है, medicines भी अच्छे से aggressively चलती हैं, but once you know at जब 3 months complete हो जाते हैं, 12 weeks of pregnancy और प्लेजेंटा फॉर्मेशन हो जाता है, तो यूजली ऑल द मेडिसिन आर डिसकंटिन्यूड। द ओनली थिंग इज कि फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग होती है, पेशेंट को हम अपडेटेड रखते हैं सिम्टम्स की। इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी सच सिम्टम, प्लीज इमीडिएटली कॉल अस और इन्फॉर्म अस और रिव्यू विद अस। सो मॉनिटरिंग इज मोर फ्रीक्वेंट एंड यूजली फर्स्ट 3 months के बाद पेशेंट जो है वो रिलैक्स हो जाता है, बिकॉज दैट अगर आप वो एक क्रूशियल जोन को क्रॉस कर जाते हैं तो देयर आर चांसेस कि अब आप प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं आएगा। सही आ जाती है। यस यस, एंड वो मॉनिटरिंग जो पार्ट मैंने बताया कि वो चलता रहेगा पूरे प्रेगनेंसी में ही, एंड ओनली जब पेशेंट एक पर्टिकुलर मार्क को क्रॉस कर जाता है तो हमें लगता है अब फिनिश लाइन आ गई है, आ गई है, अब मतलब हमारे पास बेबी आ जाएगा। नाइस है। सो बहुत अच्छे तरीके से आपने मैम एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें। कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो हमारे व्यूअर्स को आप कहना चाहिए जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि एक स्टेटमेंट की जिससे उनको लगे कि हाँ दे शुड सीक फॉर सम एक्सपर्ट एडवाइस, व्यूअर्स के लिए स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि डरे मत, है ना। कोई भी ट्रीटमेंट है यू नो इम्पॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर को अपनी सारी वो हिस्ट्री बताएं, सारा अच्छे से, मतलब कुछ चीज़ छुपाएं नहीं एक तो, और सारा अपना बता के एंड चूज़, अपने आप चूज़ करें। अगर आपको डिफ़िकल्टी है चॉइस करने में तो डॉक्टर इज़ गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस जर्नी में हम आपके साथ शुरू से लेकिन एंड तक रहते हैं। इट इज़ नॉट कि आईवीएफ हो गया, प्रेगनेंसी, दैट्स इट इज़ लाइक टिल द एंड, till you actually have the baby, so we are there till the end. In fact we are even after that. जब अपने first birthday celebrate करेंगे तब भी हम होते हैं तो we are there till the end, so nothing to worry about. You can you know बिना किसी झिझक के आप जो भी आपके मन में डाउट्स हैं आप अपने डॉक्टर से क्लैरिफाई करें और आगे बढ़िए, nothing to worry about. थैंक यू सो मच डॉक्टर नूपुर, आपने इतने आसान शब्दों में आईवीएफ और पूरे प्रोसेस को इतने एक्स्ट्रा सोफिस्टिकेशन के साथ आपने एक्सप्लेन किया कि आई थिंक लोगों को बड़ा, जितने भी डाउट होंगे उनके ज़रूर क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अंकित, थैंक यू, इट वाज माय प्लेजर। ये थी हमारे साथ डॉक्टर नूपुर बीएमसी आईवीएफ सेंटर से, और आई बिलीव प्रेगनेंसी या पेरेंटहुड के लिए जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं बहुत सारे कि क्या करना है कब नहीं करना है, तो आई थिंक इस एपिसोड के द्वारा आपको ये ज़रूर पता चला होगा कि व्हाट इज़ द राइट टाइम, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू शुड सीक फॉर एन आईवीएफ एक्सपर्ट एडवाइस। और इसी तरह के अगर आपके कोई सवाल हैं, आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप ज़रूर हमको टैग कीजिए, हमें डीएम कीजिए, सो दैट हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे, अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा उसको आंसर ज़रूर करवाएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन सब के बीच में जो भ्रांतियां हैं, जो डाउट्स हैं वो ज़रूर क्लियर हों। और बने रहिए अपार्टमेंट टाइम द टाइम स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।